तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर भूगोल का। कौन सा? जल संसाधन। अभी तक हम पढ़े थे दूसरा चैप्टर वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे, छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो दो से तीन लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि जो लेक्चर होगा हमारा बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा लेक्चर दिया जाएगा जिससे कि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन। और जल संसाधन में हमारा पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है, जल के कुछ रोचक तथ्य। ठीक, क्योंकि जानते हो जल एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है, आप लोग जानते हैं और ये सब लोग जानते हैं। ठीक, कि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए जल के बारे में आज हमें पढ़ना है, तीसरा चैप्टर हमारा। तो जल के कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं क्या है। जैसे हम जानते हैं कि जल जो है पृथ्वी पर अगर देखा जाए जल, तो जल तो बहुत ज्यादा है। कहो कि जल कम, देखो जल का मात्रा कम कहाँ, जल तो बहुत ज्यादा है। देखो हमारे भारत को ही देख लो एग्जाम्पल के लिए, तो भारत के तीन तरफ पानी, कितने? तीनों तरफ, ये तीनों तरफ जो है ये क्या है? पानी ही है। तो भारत जल कम है? जल नहीं कम है, लेकिन पीने वाला जो जल है वो कम है। जो पीने वाला जल है वो कम है। कैसे? आइए हम देखते हैं। तो जल के जो कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं, इसमें कहा क्या है, जो पहला हमारा पॉइंट है, महासागरों का जल। जैसे भी देखा जाए कि इस परसेंटेज के हिसाब से जल का आंकड़ा निकाला जाए, 100% के हिसाब से, 100% के हिसाब से जल का आंकड़ा जब निकालते हैं तो 96.5% महासागरों का जल है जो पीने योग्य नहीं है। जैसे भी आप लोग कहते हैं समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। तो ये वही खारा जल है। 96.05 है वो क्या है? वो खारा जल है, वो पीने योग्य नहीं है। हमारे पास जो पीने योग्य जल है वो 2.5% है। 2.5 कितना है? 2.5%। तो ये जो पीने योग्य जल है, क्या हम इसका पूरा उपयोग कर रहे हैं? अब ये भी तो सोचने वाली बात है कि इतना सारा जल है, इतना तो केवल वही है खारा जल, केवल 2.5% जल पीने योग्य है। तो इतने में पूरी दुनिया जिंदा कैसे है? तो इतने में बहुत सारा जल है और इसमें भी अभी हम पूरा उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, इस 2.5% में भी हम पूरा जल अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, अगर पूरा उपयोग करने लगे तो कोई प्यासा नहीं मरेगा। ये ध्यान रखना, कहीं पानी की कमी नहीं होगी अगर ये 2.5% पूरा उपयोग कर लो तो। अब सोचो कि अगर 2.5% का हम पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं तो जल कहाँ जा रहा है? जल में से कितने % का हम उपयोग कर रहे हैं? अब हमें पता चला कि 96.5% जल है ये पीने योग्य नहीं। ये ऑप्शन में बनकर आता है कि कितना महासागरों का जल कितना % है, कितना हिस्सेदारी है महासागरों की जल की। तो ये 96.5% है। ठीक, अब हम देखते हैं 2.5% में से अगर 100 का आंकड़ा हम निकालते हैं, ठीक, तो उसमें से 70% जल है जो बर्फ के रूप में है, हिमनदों के रूप में है। ठीक, ये पूरे विश्व का आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। ये विश्व का, विश्व में 96.5% जल पीने योग्य नहीं है। महासागरों के रूप में केवल 2.5% जल है पीने योग्य, जिसमें से हम देख रहे हैं 100% आंकड़ा अगर निकाला जाए तो 70% बर्फ या हिमनद के ऊपर में है। ठीक, इसी को कहते हैं हिमनदों। और केवल 30% जल का उपयोग हम कर रहे हैं, केवल 30%। इसी में से भूमिगत जल भी है, भूगर्भ या भूगर्भ में जो पाया जाता है जल वो भी है। ठीक, इसी में सब है। देखो केवल हम कितने का उपयोग कर रहे हैं? 30%, वो भी 2.5% में से आंकड़ा निकालकर हम देख रहे हैं तो केवल 30% जल का उपयोग कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ये देखो हमारा अगर देखा जाए तो महासागरों का जो जल है कितना है? 96.5%। मीठे पानी का जो जल है 2.5%। अगला जो है, भारत विश्व का 4% वार्षिक जल प्राप्त करता है। मतलब जो वर्षा होती है पूरे विश्व में, उसमें से भारत की हिस्सेदारी कितनी है? केवल भारत में जो वर्षा होती है वो 4% है। कितनी है? 4%। ये याद रखना, इसमें ऑप्शनल बहुत बनता है इन सबसे, ऑप्शनल इनसे तो हमेशा बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत में पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष उपलब्धता में, भारत का पानी के मामले में एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष कितना पानी चाहिए, उसकी उपलब्धता में कितना, कौन से स्थान पे? एक तो 133वें स्थान पर। और ये कई बार पेपर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर में पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिवर्ष, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष उपलब्धता के मामले में कौन सा स्थान है? ठीक, तो 133वां स्थान है हमारे भारत का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। माना जा रहा है कि 2025 तक, कब तक माना जा रहा है? ये माना जा रहा है कि 2025 तक 20 करोड़ लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। 2025 आ गया है, ये अनुमान लगाया गया है कि इसके लास्ट तक, कब तक? इसके लास्ट तक लोगों को क्या जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं राजस्थान हो गए, राजस्थान वाले क्षेत्र हो गए, उसके बाद हम देखते हैं केरल हो गए, केरल इधर, तमिलनाडु हो गए। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की कमी है, बहुत ज्यादा पानी नहीं। इन लोग की देखो, केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य जिनके बगल पूरा समुद्र है। केरल तमिलनाडु ऐसे राज्य जिनके बगल पूरा बड़ा सा समुद्र है, लेकिन वो पानी यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जानते हैं अगर इसको यूज करने में बचेंगे तो ये पी ही नहीं पाएंगे, उससे नमक बनाया जाता है। बताओ, पढ़ाया गया था दांडी मार्च, उस समय गांधी जी चले गए कहाँ से?
साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चले थे, दांडी में उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, नमक बनाया था, ठीक, तो गुजरात में ही, ठीक, उसी तरह उससे नमक बनाया जा सकता है, वो हमारे पीने योग्य नहीं है। और हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उसमें भी कौन सा जल यूज हो रहा है, यही तो यूज हो रहा है, पीने वाला जल ही, भूमिगत जल ही, कोई समुद्र से लाकर फिल्टर करके उसको यूज कर रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि हमारा ये जो जल है वो क्या है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, अगर पूछा जाए जल कैसा संसाधन है तो नवीकरणीय संसाधन है, आप लोग याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जल कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला हमारा टॉपिक है जल दुर्लभता, ठीक, तभी हम पढ़े जो रोचक तत्व। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है जल दुर्लभता। अब ये क्या है, तो जल दुर्लभता का अर्थ है जल की कमी होना, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर जल की कमी हो जाए तो उन्हें कहा जाता है जल दुर्लभता, ठीक। अब जल दुर्लभता की कमी किसके कारण होती है, जैसे सब कुछ चीज होने का कोई ना कोई कमी, जैसे हम पढ़ रहे थे संसाधन में हम पढ़े थे कि संसाधन की कमी क्यों होती है, ज्यादातर उपयोग से। उसी तरह हम पढ़े थे वन एवं वन्यजीव संसाधन, उसमें हम पढ़े थे कि जंगल क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि लोग ज्यादा उसका उपयोग कर रहे हैं, ज्यादा काट रहे हैं जंगल को, इसलिए कम हो रहे हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं जल दुर्लभता के क्या कारण है। जैसे तो जल दुर्लभता हम जान गए क्या होता है, तो जल दुर्लभता का अर्थ है जल की कमी होना। अब हम देखते हैं जल दुर्लभता के कारण क्या हो सकते हैं। पहला है बढ़ती आबादी, हम देख रहे हैं इस समय जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी है। आंकड़ा हम लिखते हैं 2011 का, उस समय हमारी जनसंख्या थी 121 करोड़। कितना निकाला गया था वहाँ, 121 करोड़ 2011 का जो अनुमान निकाला गया था, भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या का अनुमान लगाया जा रहा है 130 करोड़ प्लस है, 130 प्लस, ठीक। तो इसका हम मतलब हम कह सकते हैं ये जो जनसंख्या इतना काहे बढ़ा होगा, 130 तो हम बहुत कम कह रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये अभी हम देखते हैं आंकड़ा 2001 का जब देखा जाता है, 2001 का आंकड़ा, तो वहाँ थी इसकी संख्या 102 करोड़, 102 करोड़ थी, ठीक, 2001 का आंकड़ा। और 2011 में ये बढ़कर हो गया 121, और अब लगाया जा रहा अनुमान 40-40 के आसपास, ठीक। 130 तो हम बहुत कम बता दिए थे, 140 करोड़ के प्लस। तो ये जो जनसंख्या बढ़ी है कहाँ से बढ़कर आई है, तो ये जो बढ़ती आबादी है यही है, ये जनसंख्या जो बढ़ी है वही है, बढ़ती आबादी। इसके कारण भी जल की बहुत ज्यादा मांग बढ़ रही है, मतलब जल पीने वालों की संख्या बढ़ रही है तो जल कम नहीं होगा। जहाँ एक घर में 5 लोग जल पी रहे हो, वहाँ 50 लोग पीने लगो तो जल कम नहीं हो जाएगा वहाँ। अब जैसे तुम लोग के घर में फ्रिज व्रिज होगा, फ्रिज यूज करते हो, जैसे रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ठीक, उसका उपयोग करते हो, तो घर में तुम लोग 5 बॉटल लगते हो, चलो एग्जाम्पल बता रहे हैं, 5 बॉटल लगते हो, ठीक। लेकिन अभी जब संख्या वहाँ बढ़कर 3 लोग पीने के लिए 5 बॉटल लगते थे, लेकिन अब 10 लोग हो गए हो तो 50-25 बॉटल लगोगी, किसने में पूरा नहीं पड़ेगा, नहीं बार बार उसी को भरना पड़ेगा, ये हमें पता चला। मतलब यहाँ जल का उपयोग बढ़ गया, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखना कि जल का जो बढ़ती आबादी है उसके कारण भी जल का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, ये भी एक कारण है जल दुर्लभता का। अगला हम देखते हैं सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए जल का दोहन। सिंचित क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जो सिंचाई से सोच रहे हो कि हरे भरे हो जाए, ऐसे क्षेत्र को हम ले सकते हैं जिनको सींचने के बाद वो उपयोग हो जाए, उपयोगी लायक बन जाए, ठीक। तो उसे बनाने के लिए जल ज्यादा पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में, एग्जाम्पल सबसे अच्छा वही, क्योंकि वहां हम देखते हैं मरुस्थल है, वहां के आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी ज्यादा रहती है, तो पानी की कमी पूरी करने के लिए ज्यादातर सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं, तो सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए, मतलब वहाँ का क्षेत्र और बढ़ाने के लिए तो लोग सिंचित सिंचाई ज्यादा करते हैं। सिंचित क्षेत्र मतलब सिंचाई ज्यादा करते हैं, ठीक। और ज्यादा सिंचाई के कारण जल का दोहन हो रहा है, जल का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक, ये भी एक कारण है। अगला है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जल का असमान पहुंच। अब विभिन्न सामाजिक समूह, जैसे देखो कहीं हम देखते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए किसी सिटी का नाम ले लो, शहर जैसे हम देखते हैं दिल्ली मुंबई हो गई, वहाँ हम देखते हैं अब जल देख लो पीने योग्य है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ का जल दूषित हो गया, प्रदूषित हो गया, अब उसको फिल्टर करके पिया जा रहा है। लेकिन वही चले जाओ कुछ दूर गाँव वाले क्षेत्रों में, वहाँ पर इतने सारे जल है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब हमें पता चला ये जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जल का असमान पहुंच है, सभी के पास नहीं पहुंच रहा है, ये भी एक क्या कारण है, ठीक। देखो जो जल का आसमान पहुंच मतलब सभी के पास समान जल नहीं पहुंच पा रहा, वो भी एक क्या है कारण है। आगे हम देखते हैं उद्योगों द्वारा जल का अत्यधिक उपयोग। अब हम देखते हैं उद्योग कैसे उपयोग कर रहे हैं जल को, हम देख रहे हैं उद्योग कैसे उपयोग कर रहा है, बहुत ज्यादा जल जो, क्योंकि बड़ी कंपनी चल रही है तो उनको जल की आवश्यकता होती है, कोई भी कंपनी होगी, एनीवन कोई भी कंपनी होगी, ध्यान रखना तुम लोग, अगर चल रही है तो उसको जल की आवश्यकता होगी। मतलब ये जो जल है कहाँ से पूरा करते हैं, जल जमीन से निकाल कर वो लोग पूरा करते हैं। और जमीन में जल कब तक रहेगा, क्योंकि जानते हो उद्योगों को चलाने के लिए थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। अगर सोचे कि उद्योग बगल से जाकर समुद्र से जल लेकर आए यूज करें तो उनका बहुत ज्यादा खर्चा, कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो हम जो सामान खरीदते हैं सस्ता वो महंगा होगा, इसलिए वो लोग भूमिगत जल ही उपयोग कर रहे हैं। कौन सा जल, भूमिगत जल। और भूमिगत जल जब खत्म हो जाएगा तो वाटर लेवल हमारा जो बोलते हैं वो नीचे चला जाएगा, मतलब हमें आसानी से पानी नहीं मिलेगा,
वही है कि उद्योगों द्वारा जल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। ठीक, अब अगला है शहरी क्षेत्रों में जल का अधिक दोहन। ठीक, अब कहोगे शहरी क्षेत्रों में जल का अधिक दोहन, देखो शहर के लोग क्या होते हैं, जैसे भी देखो वो लोग ये समझते हैं कि बहुत हम साफ सुथरे हैं, तो ये ध्यान रखना, जैसे उनके पैर में थोड़ा सा कीचड़ लगे, मिट्टी लगे, तो तुरंत कहेंगे चलो धुल लो पानी से, थोड़ा पानी का हमें ज़्यादा गिरा दो, ये होता है। वाहनों को धोते रहना, बार बार कुछ ना कुछ करते रहना, पानी का मतलब दुरुपयोग ज़्यादातर वो लोग करते हैं, तो शहरों में पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक, तो इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में जल का दोहन। ठीक, ये हो गया, तो ये हमारे जल दुर्लभता के कारण। अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक हमारा औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। जैसे भी हम पढ़े जल दुर्लभता के कारण, तो उसको किस प्रकार उद्योगों के द्वारा और शहरीकरण के द्वारा उपयोग हो रहा है या कमी हो रही है, जल की दुरुपयोग हो रहा है, ये कैसे हो रहा है उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन एक बना दिया गया, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो हम देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ। मतलब स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत आजाद हुआ, कब आजाद हुआ था, अगर भारत कब आजाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। ठीक, ये हो गया 1947। ठीक, हमारा देश आजाद हुआ था। हम देखते हैं जब देश आजाद हुआ तो उसके पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ। औद्योगिकीकरण का मतलब बहुत तेजी से कंपनी लगने लगी, बहुत सारी कंपनियां लगने लगी, बहुत तेजी से नई नई कंपनियां विकसित होने लगी, जिसके कारण जल का बहुत तेजी से उपयोग होने लगा। फिर हम देखते हैं उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अधिक प्रयोग। अलवणीय का मतलब होता है जिसमें जो जल मीठा होता है और जिसमें नमक का मात्रा ज्यादा होता है वो लवणीय होता है। ठीक, तो हमारा जो भूमिगत जल है उसका उपयोग बहुत तेजी से होने लगा। जब उद्योग बढ़ गए, बहुत ज्यादा उद्योग हो गए, तो उन उद्योगों को पानी की आवश्यकता थी बहुत ज्यादा, तो वो जिस क्षेत्र में लगाए जाते थे वहाँ भूमिगत जल खींचने लगे, मतलब बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा भूमिगत जल को बाहर निकाला जाने लगा। देखो भूमिगत जल को जब बाहर निकाला जाने लगा तो वहाँ का वाटर जो लेवल, वहाँ पर पानी की जो नमी है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगी, क्योंकि उस समय उद्योगों को बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती थी। अब जैसे कोई घर तुम बनवाते हो, एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा कोई घर बनवा रहे हो, क्या बनवा रहे हो, घर, मकान, तो देखते हो घर में जो लगता है ज्यादातर पानी का उपयोग होता है, मसाला बनाने के लिए, ईंट भिगोने के लिए, सबके लिए किसका उपयोग होता है, वही जल का। तो हर तरफ से जल कहीं ना कहीं उपयोगी हो रहा है हर चीज में, तो इसके कारण भी देखो नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा जल की कमी होने लगी। शहर की बढ़ती आबादी और शहरी जीवन शैली के कारण, शहर की बढ़ती आबादी के कारण और शहर में ज्यादातर लोग जाने लगे, जिसके कारण बहुत ज्यादा बड़े बड़े शहर विकसित होने लगे, और फिर इसके कारण कहीं ना कहीं जल का बहुत तेजी से उपयोग होने लगा, जिसके चलते हमें देखने को मिला, ये भी एक कारण कहीं ना कहीं सुनने को मिला। फिर हम देखते हैं शहरों तथा गाँवों में जल संसाधनों का अतिशोषण। अब शहरों तथा गाँवों में जल संसाधनों का अतिशोषण का मतलब क्या होता है, जैसे हम देख रहे थे पहले बड़े बड़े कुएं हुआ करते थे, बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे, घर घर के पास, गाँव के में हुआ करते थे बड़े तालाब, कुएं तो लगभग से सबके घर के आसपास हुआ करते थे। तो ये जो कुएं थे उसमें पानी जो स्टोर होता था उसी का उपयोग करते थे पहले लोग, लेकिन ये सब बंद हो गया। मतलब जो जल जमीन के अंदर इसकर जाता था उसका रास्ता सब ब्लॉक कर दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया। तो जब भूमि के अंदर भूमिगत जल जा ही नहीं पा रहा, भाप बनकर सब ऊपर उड़ जा रहा है, तो ये भूमि, ये कहीं ना कहीं संसाधनों का अतिशोषण है। तो इसी के कारण हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा दुर्लभता हो गया जल का। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण हो गया कि शहरी तथा गाँव के जल संसाधनों का अतिशोषण, तो शहर में संसाधन है जल के और गाँव में भी है उसका भी अतिशोषण हो रहा है, सही से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है। तो फिर बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता का भी क्वेश्चन हम और पढ़े, उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें है कि विश्व में केवल, आंसर जो होगा इसका, विश्व में केवल 2.5% जल ही पीने योग्य है। हमें जल को बचाने के लिए, प्रबंधन मतलब बचाने के लिए, बचाने की आवश्यकता क्या होती है, जब हमारे पास इतना ज्यादा जल है, एक तो पहला जल नवीकरणीय संसाधन है, क्या है नवीकरणीय संसाधन, और नवीकरणीय संसाधन होते हुए इसको बचाने की आवश्यकता क्या होती है, तो बचाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं जल कितना है, केवल 2.5%, और 2.5% में से हम पूरा उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। 2.5% को अगर देखा जाए 70 और प्लस 30 के रूप में तोड़ा जाए, ठीक, तो इसमें केवल 30% का उपयोग कर रहे हैं, ये तो बर्फ है पूरा, इसका हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। जब इसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं तो इसी वजह से जल को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम केवल 30% का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, आगे हम देख रहे हैं जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जो जल संसाधन उनका अत्यधिक दोहन होने के कारण इसको बचाने की आवश्यकता है। और उसके बाद बढ़ती जनसंख्या भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित कर रहे हैं, और अधिक मांग तथा आसमान पहुंच, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है और अधिक मांग, बहुत ज्यादा मांग हो रही है, और सभी के पास आसमान पहुंच, मतलब सभी के पास ही बराबर नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी वजह से इसको बचाने की आवश्यकता है। अगला है बढ़ता शहरीकरण, मतलब शहरों का विकास, इतनी तेजी से शहरों नगरों का विकास हो रहा है, इसके चलते हम देख रहे हैं जमीन वाले क्षेत्र जहाँ पर पानी रिसकर जमीन में जा सके वो क्षेत्र खत्म हो जा रहे हैं। तो जब जमीन में पानी नहीं जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी, इसके कारण भी हमें बचाना जल को आवश्यकता है।
जल को बचाने की आवश्यकता इसके लिए भी है। औद्योगिकीकरण, उद्योगों का विकास इतनी तेजी से होता जा रहा है कि लगातार रोज उद्योग कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जल की आवश्यकता की मांग बढ़ती जा रही है। तो जल की आवश्यकता इसलिए ज्यादा होती जा रही है और इसीलिए इसको फिर बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि उद्योगों द्वारा बहुत ज्यादा जल का उपयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कारण हो गए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये छोटा सा टॉपिक हमारा है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। अगर पूछ लिया जाए बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, तो वे कंपनियां, ध्यान रखना, वे कंपनियां जिनके उद्योग एक या एक से अधिक देश में काम करते हैं। एक से अधिक देश में, कितने में? एक से अधिक देश में काम करते हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। ठीक, ये हमें सुनने को मिला। ये ध्यान रखना, इन्होंने कई देशों में अपने पूंजी निवेश किए होते हैं और उसे लाभ अर्जित करते हैं, वही क्या कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आगे हमारा अगला टॉपिक है प्राचीन भारत में जल की कृतियां। मतलब प्राचीन भारत में भी जल का संरक्षण किया जाता था, बचाव किया जाता था। कैसे किया जाता था उसको आइए देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें है पहला, 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक। कब? कहाँ पर? इलाहाबाद, जो वर्तमान में क्या नाम है उसका? प्रयागराज। यही है वर्तमान में प्रयागराज, ध्यान रखना। ये वर्तमान में प्रयागराज है जो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो के नजदीक श्रृंगबेरा का स्थान है वहां पर, जहाँ गंगा नदी की बाढ़ के कारण, ठीक, गंगा नदी की बाढ़ के कारण जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। मतलब एक बड़ा सा जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था, ऐसे कुछ बनाया जाता है। ठीक, ऐसे बनाया गया था जल को संग्रहण करने के लिए, ये जो बाढ़ आ रहा है उसको रोका जाए। ठीक, अगला हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके समय भी बृहद स्तर पर बांध के प्रूफ मिले हैं, बांध बने हुए मिले हैं। जैसे देखो, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके समय भी कुछ प्रूफ मिला है, जिसमें बांध भी है, झील भी है और सिंचाई तंत्र का निर्माण करवाया गया है, ये भी प्रूफ मिला है। कि हम देखें प्राचीन काल में भी लोग कहीं ना कहीं बाढ़ से बचने के लिए, जल को बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किया करते थे, या जल से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय किया करते थे। ठीक, अब हम देखते हैं एक है कलिंग उड़ीसा। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, और बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। ये सब सिंचाई तंत्र बनाए गए हैं, इसके सबूत मिले हैं, प्राचीन काल के हैं ये सब। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल के लोग भी सिंचाई किया करते थे और कहीं ना कहीं वो भी बांध बनाया करते थे। ठीक, तो जब पहला बना हुआ वो कलिंग उड़ीसा में, इससे आता है, वो ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है। ठीक, तो उसके बाद है नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। ये पूछा जाता है नागार्जुन कोंडा को दर्शाइए कहाँ पर मैप में, तो आंध्र प्रदेश। ठीक, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं इन सबके। ठीक, आगे हम देखते हैं अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है अपने यहाँ की? जो हमारे यहाँ भोपाल झील। ठीक, और कब बनाई गई थी? 11वीं शताब्दी में। इससे विकल्प में क्वेश्चन बनकर आता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला टॉपिक। तो आगे अगला टॉपिक हमारा बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? एक ऐसी परियोजना जो कई उद्देश्यों को रखकर बनाई है। मतलब उसका उद्देश्य केवल एक उद्देश्य को पूरा करना नहीं होता। मतलब उसका जो कहा जाए किसी कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने के लिए जो परियोजना बनाई जाती है वही क्या होती है? बहुउद्देशीय परियोजना। देखते हैं नदियों पर बांध बनाकर, कहाँ पर? नदियों पर बांध बनाकर एक बार में एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न। मतलब देखो, एक बांध बनाया जा रहा है नदी पर, उसके बाद एक से अधिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है, तो वही क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय परियोजना। ये हो गया बहुउद्देशीय परियोजना। अब हम देखते हैं बांध। हमारा शुरू हो रहा है नया टॉपिक, बांध। कौन सा? बांध। बांध क्या होता है? बहते जल को रोकने के लिए, बहते जल को रोकने या दिशा देने या बहाव कम करने के लिए एक प्रकार की बाधा खड़ी की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बांध। ठीक, तो बांध हमारा हो गया। बांध की परिभाषा ध्यान रखिएगा, बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए जो प्रयत्न होता है वही क्या कहलाता है? बांध कहलाता है। अब हम देखते हैं बांध से होने वाले लाभ और कार्य। ठीक, बांध से होने वाले लाभ क्या क्या उसको देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा बांधों से होने वाले लाभ, जो भी बताया गया बांध। ठीक, तो बांध के बाद हम देखते हैं बांधों से होने वाले लाभ। बांधों से होने वाले हमारे लाभ कौन कौन से हैं? तो बांधों से हमारे बहुत लाभ होते हैं। देखो, बांध बनाने का उद्देश्य कुछ ना कुछ तो होता है, तभी तो उसको देखा जा रहा है। बांध बनाया गया तो उससे क्या क्या लाभ होंगे ये हम देखते हैं। तो बांध से हमारा जो पहला लाभ है वो होता है सिंचाई। सिंचाई, देखो अब कहोगे बांध से सिंचाई का क्या संबंध है? तो सिंचाई का क्या संबंध है, यही तो जानना है कि सिंचाई का कैसे संबंध होता है। देखो, बांध जब बनाया दिया जाता है तो जितना पानी की आवश्यकता होती है उतनी दूर तक उसको लेकर जा सकते हैं, एक बड़े नाले के रूप में, ठीक, बनाकर, या एक बड़े नदी के रूप में बनाकर उसको लिया जा सकता है, कहीं तक खेत तक पहुंचाया जा सकता है। तो सिंचाई के रूप में भी हो गया बांधों का लाभ। पहला लाभ हमारा ये सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अपने अनुसार जितना पानी चाहिए उतना छोड़ सकते हैं। दूसरा, विद्युत उत्पादन में। देखो, हमारे यहाँ बिजली जो बनती है, ये ध्यान रखना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा बिजली किससे बनती है? आप लोग कमेंट में करके बताइए।
भारत में सबसे ज़्यादा बिजली किससे बनती है? पेट्रोलियम पदार्थ से, कोयले, पेट्रोल, डीजल से या फिर जल से? ये आप लोग कमेंट में कर आंसर जरूर बताइएगा और भूलिएगा मत, इससे आप लोग का नॉलेज बढ़ेगा। ठीक, अब हम देखते हैं विद्युत उत्पादन। तो विद्युत उत्पादन में भी जल का उपयोग होता है। ठीक, तो जल का उपयोग होता है तो इसलिए विद्युत उत्पादन भी होता है, बिना बांध के होगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि जो टरबाइन पर जल गिराया जाता है तो बांध के माध्यम से उसको प्रेशर कम किया जाता है, ज्यादा किया जाता है। स्पीड जो होता है जल का, तेज ज्यादा गिराया जाए कम गिराया जाए, बांध के माध्यम से कंट्रोल होता है। ठीक, अब हम देखते हैं घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकताओं हेतु जलापूर्ति। बांध के द्वारा जो जल है वो घरों तक पहुंचाया जा सकता है और उद्योगों को भी पहुंचाया जा सकता है। जितना आवश्यकता है उतना ही छोड़ा जाए, जितना चाहिए उतना दूर तक पहुंचाया जा सकता है। अगला है बाढ़ नियंत्रण। बहुत ज्यादा नदी में जल होने से बाढ़ भी आ सकता है, इसलिए बांध बनाकर उसको रोका जा सकता है। ठीक, बाढ़ नियंत्रण में भी इसका कहीं ना कहीं उपयोग है। बाढ़ नियंत्रण में इसको बाढ़ को भी रोका जा सकता है, किससे? बांध बनाकर। अब हम देखते हैं मनोरंजन तथा पर्यटन। मनोरंजन यहाँ पर कुछ लोग देखने आते हैं बांध को, कुछ लोग बांध देखने ही आते, घूमने आते हैं बांध के पास की देखने में कैसा लग रहा है। तो ये मनोरंजन का भी कहीं ना कहीं साधन है और घूमने का भी स्थान है। ठीक, उसके बाद मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए भी बांध का प्रयोग किया जाता है। अब इसके जितना पानी चाहिए वहाँ मछलियों तक पहुंचा दिया जाए और ज्यादा पानी अच्छा था तो उसमें मछली भी पालन की जाती है। ये हो गया कहीं ना कहीं ये हमारे बांधों से होने वाले लाभ हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला हमारा पॉइंट है बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन के रूप में है, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, इसका क्या रीजन है? तो जो बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, तो बांधों का जो निर्माण होता है उसका क्यों किया जाता है? बाढ़ नियंत्रण के लिए। ठीक, उसके बाद सिंचाई के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद बिजली उत्पादन के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है और जल वितरण के लिए, मतलब कंपनियों को जल वितरण के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है। पहला रीजन तो ये हो गया, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है बांधों। आगे है जल, वनस्पति और मिट्टी के संरक्षण के लिए। जल तो समझ के जल बचाया जाता है बांध लगाकर, वनस्पति भी बचाई जाती है कि एकाएक बाढ़ ना आ जाए जिससे बगल के क्षेत्र के सभी मिट्टी उड़ जाए, ये हो गया। उसके बाद मिट्टी का कटाव ना हो। ठीक, मिट्टी का कटाव, बगल का जो नदी के बगल मिट्टी होती है वो कटकर बहकर जाए ना, इसके लिए बांध बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संरक्षण हो गया, ये भी हमारा बहुउद्देशीय परियोजना हो गया। उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा मिले, जिससे हमारे यहाँ बाहरी मुद्रा है, बाहर के लोग घूमने आते हैं तो यहाँ हमारे यहाँ पैसे जाती हैं तो आर्थिक स्थिति से भारत की स्थिति और मजबूत होती है। तो इसलिए पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है कहीं ना कहीं। तो ये भी हो गया हमारा बहुउद्देशीय परियोजना के कारण है। ठीक, बांधों का को बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक, तो अगला हमारा टॉपिक है भारत में बहुउद्देशीय परियोजना कैसी है। तो भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना उसको हम देखते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद अनेक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन बचाव दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किए गए। प्रबंधन का मतलब बचाव। ठीक, तो देखो भारत में स्वतंत्रता के बाद अनेक एकीकृत जल संसाधन लॉन्च किए गए, प्रबंधन बचाव के लिए कई लॉन्च किए गए हैं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP पॉइंट है। इसको कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, आधुनिक भारत का मंदिर कहा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक, अगला जो हमारा है यह कृषि और ग्राम विकास को तेजी से औद्योगिकीकरण, मतलब कंपनियों के साथ और शहरों के साथ, शहरी अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करेगा, मतलब जोड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा भारत में बहुउद्देशीय परियोजना। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त किया जाता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान से सुनिए, जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक, जिससे आपको अगला वीडियो जल्दी से मिल जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आप लोग कहेंगे तो लाइव भी चलाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। जब इसमें कम से कम आप लोग 500 लाइक तक इसको पहुंचा देंगे तो उसके बाद आप लोग का लाइव चलाना शुरू किया जाएगा। ठीक, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।